सच कभी कभी तलवार की तरह नहीं, आईने की तरह उतरता है। वह सामने खड़े चेहरे को काटता नहीं, पर उसकी हर झुर्री, हर दाग, हर झूठ को साफ दिखा देता है। उस सुबह भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जब मैं नींद से जागी तो मुझे लगा जैसे मेरी उम्र मुझसे एक कदम आगे निकल गई हो। सिर हल्का लग रहा था, असहज रूप से हल्का। पहले तो मैंने सोचा शायद रात ठीक से सोई नहीं या तकिए की ऊंचाई बदल गई है। लेकिन जब मैंने धीरे धीरे हाथ उठाकर अपने सिर को छुआ तो उंगलियां बालों से नहीं टकराईं। वहां कुछ नहीं था, बिल्कुल कुछ नहीं। सिर्फ ठंडी, अनजान सी त्वचा। एक पल को मेरी सांस रुक गई। दिल ने जैसे धड़कना भूलने की कोशिश की। मैं बिस्तर पर सीधी बैठ गई। कमरे में सुबह की हल्की रोशनी फैली हुई थी। वही कमरा जिसमें मैंने न जाने कितनी रातें अपने बेटे के भविष्य की चिंता करते हुए गुजारी थीं। सामने दीवार पर लगा शीशा मुझे बुला रहा था, पर मैं उठ नहीं पाई। जैसे सच को देखने से पहले आत्मा को थोड़ा वक्त चाहिए होता है। आखिरकार हिम्मत करके मैं बिस्तर से उतरी। हर कदम भारी था, जैसे फर्श नहीं, कोई फैसला चल रही हूं। शीशे के सामने खड़ी हुई और जैसे ही अपनी परछाई देखी, एक अजीब सी आवाज मेरे अंदर से निकली। चीख नहीं थी, रोना नहीं था, बस एक सूखी हुई सांस थी जो कहीं अटक कर रह गई। मेरे सिर के बाल पूरी तरह मुंडे हुए थे, साफ, निर्दयता से, ऐसे जैसे किसी ने न सिर्फ मेरे बाल उतारे हों, बल्कि मेरी पहचान, मेरी गरिमा, मेरी उम्र से जुड़ा हर सम्मान भी खुरच दिया हो। सिर पर एंटीसेप्टिक की तेज गंध थी जो हवा में तैर रही थी, और हर सांस के साथ मुझे यह याद दिला रही थी कि यह कोई सपना नहीं है। तकिए के पास एक कागज चिपका हुआ था। मैंने कांपते हाथों से उसे उठाया। उस पर बड़े सलीके से लिखा था, मुबारक हो, अब आपकी उम्र के हिसाब से बिल्कुल सही हेयर स्टाइल है। मेरे होंठ अपने आप भींच गए। आंखों में पानी भर आया, लेकिन वह बाहर नहीं गिरा। शायद गिरने से पहले उसे इजाजत चाहिए थी। आज मेरे बेटे की शादी थी, वही बेटा जिसके लिए मैंने अपनी जिंदगी का हर मौसम खर्च कर दिया था। वही दिन जब मुझे सबसे आगे, सबसे ऊंचा खड़ा होना था, और किसी ने तय किया था कि मुझे उस मंच से पहले ही उतार दिया जाए। मुझे किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ी। दिल ने बिना सोचे समझे जवाब दे दिया। यह काम प्रिया का था, मेरी होने वाली बहू का। वही प्रिया जिसकी मुस्कान में शुरू से मुझे एक ठंडापन महसूस होता था, जैसे बर्फ धूप में भी पिघलने से इनकार कर दे। मैं बिस्तर के किनारे बैठ गई। कुछ पल ऐसे थे जिनमें दिमाग खाली था, न गुस्सा, न सवाल, न आंसू। फिर धीरे धीरे यादें लौटने लगीं। मेरी जिंदगी की पूरी कहानी, जैसे कोई पुरानी फिल्म अचानक चलने लगी हो। 30 साल पहले मैं भी एक साधारण सी औरत थी। पति की अचानक हुई मौत ने मुझे रातों रात विधवा बना दिया था। उस रात मैंने अपने 12 साल के बेटे को सीने से लगाकर कसम खाई थी कि उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। न पैसे की, न सुरक्षा की, न प्यार की। मैंने वह कसम निभाई, शायद जरूरत से ज्यादा। मैं सुबह अंधेरे में उठती, शाम को थक कर लौटती। कागजों, सौदों, हिसाब किताब के बीच मैंने खुद को गढ़ा। एक छोटा सा कारोबार, फिर बड़ा गोदाम, फिर कंपनी। लोग मुझे सम्मान से देखने लगे। कहते थे, यह औरत लोहे की है। पर किसी ने नहीं देखा कि वह लोहा हर रात पिघलता था। अपने बेटे के कमरे के बाहर खड़े होकर विकास को मैंने राजकुमार की तरह पाला। उसकी हर मांग पूरी की। उसे कभी इंतजार करना नहीं सिखाया। शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उसे नतीजे दिखाए, मेहनत नहीं। उसे चीजें दी, मूल्य नहीं। जब वह बड़ा हुआ तो उसकी आवाज में धन्यवाद नहीं, अधिकार था। माँ, ये चाहिए। माँ, वो कर दो। और मैं करती चली गई, इस डर से कि कहीं मैंने इनकार किया तो वह मुझसे दूर न हो जाए। फिर प्रिया आई, सुंदर, आत्मविश्वासी, और जरूरत से ज्यादा तेज। पहली मुलाकात में ही उसने मेरे कपड़ों पर नजर डाली थी, जैसे कोई कीमत आंक रहा हो। उसके बाद हर मुलाकात में एक हल्का सा ताना, एक छुपी हुई हंसी। विकास हमेशा उसके साथ खड़ा रहा। मैं चुप रही। मैंने खुद को समझाया कि नई पीढ़ी ऐसी ही होती है। समझौता मां को ही करना पड़ता है। मैंने सोचा था, ये शादी का तोहफा सब ठीक कर देगा। 20 करोड़ रुपए, मेरी जिंदगी की कमाई का बड़ा हिस्सा। मैंने सोचा, इस तोहफे से विकास हमेशा मेरे साथ रहेगा। मैं कितनी गलत थी। शीशे से नजर हटाकर मैंने अलमारी खोली। अंदर तिजोरी में वही लिफाफा रखा था जिसमें वह कागज थे। जैसे ही मैंने उसे छुआ, मेरे अंदर कुछ सख्त हो गया।
यह तोहफा अब किसी और का नहीं हो सकता था। मैंने लिफाफा वापस रखा और तिजोरी बंद कर दी। ताले की आवाज मेरे दिल में गूंज गई। उस पल मेरे अंदर का रोना कहीं पीछे हट गया और उसकी जगह एक ठंडी, साफ सोच ने ले ली। दर्द था, पर उससे भी बड़ा कुछ था, इरादा। मैंने फोन उठाया और अपने वकील शर्मा जी को कॉल किया। सुबह का वक्त था। वह हैरान हुए। सविता जी, क्या आज ही हस्तांतरण के दस्तखत? नहीं, मैंने उन्हें बीच में रोक दिया। मेरी आवाज में कोई कंपी नहीं थी। सब रोक दीजिए, एक भी पैसा आगे नहीं जाएगा। और आज शाम रिसेप्शन के बाद आप मेरे घर आइए, हमें वसीयत दोबारा लिखनी है। उन्होंने कुछ पूछना चाहा, पर मैंने फोन रख दिया। उस दिन मुझे किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं थी। अब मुझे बाहर जाना था, लोगों के सामने खड़ा होना था, झुकने के लिए नहीं, देखने के लिए। मैंने अपनी पुरानी केश सज्जाकार शांति दीदी को फोन किया। 20 साल से वही मेरे बाल संवारती आई थीं। जब उन्होंने मेरा सिर देखा तो उनकी आंखें भर आईं। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। दीदी, आज मुझे दया नहीं, साथ चाहिए। 1 घंटे बाद जब उन्होंने मुझे शीशा दिखाया तो सामने वही मैं थी। भूरे चांदी रंग का विग, इतना स्वाभाविक कि कोई फर्क न कर सके। मैंने गहरी सांस ली, कवच पहन लिया था। घर से निकलते वक्त मैंने अपने वॉलेट में एक छोटा सा रिकॉर्डर रख लिया। पता नहीं क्यों, पर अंदर की आवाज कह रही थी कि आज सिर्फ मेरी बात काफी नहीं होगी, सबूत चाहिए होगा। मंडप की रोशनी दूर से ही चमक रही थी। हंसी, संगीत, शोर, सब कुछ वैसा ही था जैसा होना चाहिए था। पर मेरे अंदर कुछ बदल चुका था। मैं वहां एक मां की तरह नहीं, एक गवाह की तरह जा रही थी। भीड़ में बैठकर मैंने लोगों को देखा। कुछ चेहरे सच्ची खुशी से भरे थे, कुछ नकली मुस्कानों से। मैंने सोचा, कितनी औरतें होंगी जो मेरी तरह चुपचाप सब सहती होंगी, सिर्फ इस डर से कि कहीं रिश्ता टूट न जाए। मैं हवा लेने के बहाने बाहर निकली। बरामदे में विकास की आवाज सुनाई दी। वह फोन पर था, फुसफुसा रहा था, पर शब्द साफ थे। पैसे मिलते ही सब बदल जाएगा, फिर हमें छुपना नहीं पड़ेगा। मेरे हाथ अपने आप रिकॉर्डर पर चले गए। लाल बत्ती जल उठी। उस पल मुझे समझ आ गया कि आज जो टूटने वाला है वह सिर्फ मेरा भ्रम नहीं है, और यह तो बस शुरुआत थी। मैं उसी बेंच पर लौट आई जहां कुछ देर पहले बैठी थी। अब मेरे हाथ शांत थे। दिल की धड़कन भी एक अजीब सी स्थिरता में आ गई थी, जैसे भीतर कोई तूफान नहीं, बल्कि एक गहरी ठंडी नदी बह रही हो। मंडप के अंदर मंत्रों की आवाजें गूंज रही थीं। शंख, घंटियाओं, फूलों की खुशबू, सब कुछ पवित्र, व्यवस्थित, सुंदर। और इन्हीं सब के बीच धोखे की सड़ांध भी थी, जिसे सिर्फ मैं सूंघ पा रही थी। मैंने ऊपर लगे रंगीन शीशों की ओर देखा। धूप उनके आर पार होकर जमीन पर रंगीन धब्बे बना रही थी। नीला, लाल, पीला। मुझे लगा जैसे जिंदगी भी ऐसे ही टुकड़ों में बिखरी होती है, दूर से सुंदर, पास से टूटी हुई। कुछ देर बाद मैंने खुद को उठने के लिए मजबूर किया। अब अगला सच जानना बाकी था। विकास का सच तो सामने आ चुका था, पर प्रिया, मुझे पता था कि कहानी का वह हिस्सा अभी खुलना बाकी है। मैं धीरे धीरे दुल्हन के तैयार होने वाले कमरे की ओर बढ़ी। दिल तेज नहीं धड़क रहा था, बस भारी था। हर कदम के साथ कोई पुराना डर पीछे छूटता जा रहा था। कमरे का दरवाजा अध खुला था। अंदर से हंसी और गाने की आवाज आ रही थी। जवान लड़कियों की खिलखिलाहट, चूड़ियों की खनक। मैं दीवार के पास खड़ी हो गई, इतनी पास कि सब सुन सकूं, इतनी दूर कि दिखूं नहीं। बस कुछ ही घंटों की बात है। प्रिया की आवाज आई। उसमें एक अजीब सी जीत थी। कानून के हिसाब से आधी संपत्ति मेरी होगी, फिर मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीऊंगी। किसी सहेली ने हंसकर पूछा, और सास? एक पल की खामोशी, फिर वही ठंडी हंसी। उन्हें किसी अच्छे से वृद्धाश्रम में भेज देंगे, पैसा होगा तो सब आसान हो जाता है। मेरे पैरों के नीचे जमीन जैसे खिसक गई। ये शब्द नहीं थे, ये वार थे। हर वाक्य मेरे भीतर कहीं गहराई में जाकर ढस रहा था। रिकॉर्डर अब भी चल रहा था। लाल बत्ती लगातार टिमटिमा रही थी, जैसे मुझे याद दिला रही हो कि यह सब सिर्फ मेरे लिए नहीं, सच के लिए दर्ज हो रहा है। कमरे में फिर हंसी गूंजी। किसी ने कहा, तुम बहुत तेज हो प्रिया। तेज नहीं, उसने जवाब दिया, समझदार। दुनिया भावनाओं से नहीं, मौके से चलती है। मैंने आंखें बंद कर लीं। एक पल के लिए मुझे लगा कि मैं गिर जाऊंगी, पर नहीं गिरी। शायद गिरने का वक्त गुजर चुका था, अब उठने का था। मैं चुपचाप वापस मंडप की ओर लौट आई।
फेरे शुरू हो चुके थे। विकास और प्रिया एक दूसरे के सामने बैठे थे। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, वही मुस्कान जो थोड़ी देर पहले फोन और उस कमरे में कुछ और ही कह रही थी। मैंने उन्हें देखा और पहली बार महसूस किया कि रिश्तों का सबसे बड़ा धोखा यह नहीं होता कि कोई हमें नुकसान पहुंचाता है। सबसे बड़ा धोखा यह होता है कि वह हमें इस्तेमाल करता है और हमें इसका एहसास भी नहीं होने देता। फेरे पूरे हुए। पंडित जी ने मंत्र समाप्त किए। तालियां बजीं। मैंने भी ताली बजाई। मेरी हथेलियों की आवाज मुझे खुद अजनबी लगी, जैसे मैं किसी और की तालियां सुन रही हूं। सब लोग रिसेप्शन हॉल की ओर बढ़ने लगे। वहां रोशनी और ज्यादा थी, सजावट और भव्य। लोग अपनी सीटों पर बैठने लगे। मुझे पता था अब मंच मेरा होगा। मैं शांत थी, इतनी शांत कि खुद पर हैरानी हो रही थी। अनाउंसर की आवाज गूंजी। अब हम दूल्हे की माता सविता जी को आमंत्रित करते हैं कि वे कुछ शब्द कहें। मेरे भीतर कुछ हिला, पर वह डर नहीं था। मैं खड़ी हुई। पूरा हॉल जैसे सांस रोककर मुझे देखने लगा। मैंने मंच तक का रास्ता तय किया। हर कदम के साथ मेरी रीढ़ सीधी होती जा रही थी। माइक हाथ में लेते ही मैंने हल्की सी मुस्कान दी। आप सबका धन्यवाद, मैंने कहा, आज इस खुशी के मौके पर आने के लिए। तालियां बजीं। विकास ने राहत की सांस ली। प्रिया की आंखें चमक रही थीं। आज मेरे लिए बहुत खास दिन है, मैंने आगे कहा, क्योंकि मैं अपने बेटे को एक नई जिंदगी शुरू करते हुए देख रही हूं और एक मां के नाते मैंने उसके लिए हमेशा यही चाहा है कि वह सुरक्षित और खुश रहे। फिर मैंने रुककर कहा, इसीलिए मैंने आज एक बहुत बड़ा तोहफा तय किया था। हॉल में सरसराहट हुई। लोग आगे झुकाए। 20 करोड़ रुपए, मैंने साफ कहा। मेरी जिंदगी की कमाई का बड़ा हिस्सा। एक पल के लिए सब थम गया। विकास ने प्रिया का हाथ कसकर पकड़ लिया। प्रिया के होठों पर एक जीतती हुई मुस्कान फैल गई। मैंने गहरी सांस ली। लेकिन जिंदगी ने मुझे सिखाया है कि हर तोहफा हर किसी के लिए नहीं होता। विकास कुछ बोलने के लिए आगे बढ़ा, पर मैंने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। मेरी आवाज अब बदल चुकी थी। उसमें न गुस्सा था, न काम, सिर्फ सच्चाई थी। कोई भी फैसला लेने से पहले मैंने कहा, मुझे लगता है कि आप सबको कुछ सुनना चाहिए। मैंने वॉलेट से रिकॉर्डर निकाला और मेज पर रख दिया। लाल बत्ती चमक रही थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। जैसे ही मैंने प्ले बटन दबाया, विकास की आवाज गूंजी। वही शब्द, वही लहजा। पैसे मिलते ही सब बदल जाएगा। लोगों के चेहरे बदलने लगे। फुसफुसाहटें तेज हो गईं। विकास का चेहरा सफेद पड़ गया। मैंने अगला क्लिप चलाया। प्रिया की आवाज, तलाक, आधी संपत्ति, वृद्धाश्रम। अब कोई फुसफुसाहट नहीं थी, सिर्फ भारी खामोशी। प्रिया चीखी, यह झूठ है। मैंने उसकी ओर देखा। मेरी आंखों में कोई नफरत नहीं थी, बस थकान थी। झूठ इतना आत्मविश्वासी नहीं होता प्रिया। मैंने अपना फैसला सुनाया। यह तोहफा रद्द किया जाता है। वाक्य छोटा था, पर असर गहरा। विकास कुर्सी पर बैठ गया। प्रिया कांपने लगी। आज का सबसे बड़ा तोहफा, मैंने कहा, सच है। और सच यही है कि लालच रिश्तों को नहीं बचा सकता। मैं मंच से उतरी। मेरे कदम हल्के थे, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। बाहर आकर विकास मेरे पीछे आया। वह रो रहा था। माँ, मुझसे गलती हो गई। मैं रुकी। मैंने उसे देखा। गलती तब होती है जब इंसान समझ ना पाए। तुमने समझकर चुना था। मैं आगे बढ़ गई। उस रात घर लौटी तो पहली बार घर शांत लगा। न कोई शोर, न कोई उम्मीद। मैंने अगली सुबह वसीयत बदली। सब कुछ एक ट्रस्ट के नाम, विधवाओं और अकेली माताओं के लिए। कुछ हफ्तों बाद मैंने पेंटिंग क्लास ज्वाइन की। रंगों में खुद को ढूंढा। समुद्र, आसमान, खुलापन। एक दिन विकास फिर आया, थका हुआ, खाली हाथ, माफी मांगने। मैंने उसे माफ किया, पर सहारा नहीं दिया। माफी शांति देती है, मैंने कहा, सहारा आदत बना देता है। आज मैं हर सुबह चाय के साथ कैनवास खोलती हूँ। मेरी जिंदगी देर से खिली, पर पूरी तरह। अगर आपने कभी खुद को इस्तेमाल होता महसूस किया है, तो याद रखिए, सच बोलना डराता जरूर है, पर उसके बाद सांस लेना आसान हो जाता है। सुबह की धूप जब खिड़की से अंदर आई, तो मैं पहले की तरह चौंक कर नहीं उठी। सिर पर हाथ गया, पर इस बार डर नहीं था। विग अब मेरे लिए सिर्फ एक आवरण नहीं था, बल्कि एक याद थी। उस रात की, जब मैं टूटकर भी खड़ी रही थी। मैंने शीशे में खुद को देखा और पहली बार बालों के बिना अपने चेहरे को सच में देखा। झुर्रियां थीं, पर शर्म नहीं थी। आंखों में थकान थी, पर हार नहीं। उस दिन के बाद शहर में बातें फैलने में देर नहीं लगी। कुछ लोगों ने मेरी हिम्मत की तारीफ की,
कुछ ने कहा कि मैंने शादी जैसे पवित्र मौके को बदनाम कर दिया। मैं चुप रही। मुझे अब हर आवाज का जवाब देने की जरूरत नहीं थी। मैंने सीख लिया था कि हर सफाई अपने आप को कमजोर बनाती है। एक हफ्ते बाद अखबार में एक छोटी सी खबर छपी। उद्योगपति सविता मेहरा ने अपनी पूरी संपत्ति सामाजिक ट्रस्ट को दान की। नाम नहीं छपा, तस्वीर नहीं थी, पर फोन लगातार बजता रहा। रिश्तेदार, पुराने दोस्त, नए लोग सब कुछ कहना चाहते थे। मैंने ज्यादातर कॉल नहीं उठाए। शाम को शर्मा जी आए। वसीयत पूरी हो चुकी थी, कागजों पर स्याही सूख चुकी थी, जैसे किसी अध्याय का अंत हो गया हो। उन्होंने जाते जाते कहा, आपने जो किया वो बहुत कम लोग कर पाते हैं। मैंने हल्की सी मुस्कान दी। मैंने देर से किया, बस यही फर्क है। कुछ दिनों बाद मुझे एक चिट्ठी मिली, हाथ से लिखी हुई। प्रिया की थी। शब्द सधे हुए थे, पर उनके बीच घबराहट साफ दिख रही थी। उसने लिखा था कि वह सब गलतफहमी थी, कि उसने मजाक में बातें कही थीं, कि रिकॉर्डिंग ने सब बिगाड़ दिया। अंत में उसने माफी मांगी थी। मैंने चिट्ठी पढ़ी, फिर मोड़कर रख दी। जवाब नहीं दिया। कुछ रिश्ते जवाब नहीं, दूरी मांगते हैं। विकास ने कई बार मिलने की कोशिश की। शुरू में मैं नहीं मिली। फिर एक दिन बिना सोचे मैंने उसे आने दिया। वह दरवाजे पर खड़ा था। पहले जैसा नहीं। आंखों में आत्मविश्वास नहीं था, बस थकावट थी। माँ, उसने धीरे से कहा। मैंने उसे अंदर आने दिया। हम आमने सामने बैठे। कमरे में वही पुराना फर्नीचर था, पर माहौल बदला हुआ था। मैंने नौकरी ढूंढ ली है, उसने कहा, जैसे कोई परीक्षा का रिजल्ट सुना रहा हो। छोटी है पर अपनी है। मैंने सिर हिलाया। अच्छा है। वह चुप रहा, फिर बोला, मुझे लगा था आप मुझे कभी माफ नहीं करेंगी। मैंने माफ कर दिया, मैंने कहा, पर भरोसा वापस आने में वक्त लगता है। उसने आंखें झुका लीं। उस दिन पहली बार मैंने उसे बड़ा होते देखा। समय ने अपना काम किया, ट्रस्ट ने काम शुरू किया। पहली मीटिंग में जब कुछ अकेली औरतें आईं, कुछ मेरी उम्र की, कुछ मुझसे भी छोटी, तो मैंने खुद को उनमें देखा। उनके सवाल, उनके डर, उनकी उम्मीदें। मैं कोई भाषण नहीं दे पाई। बस इतना कहा, आप अकेली नहीं हैं। एक औरत ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ में वही कंपकंपी थी जो कभी मेरी उंगलियों में हुआ करती थी। उस पल मुझे समझ आया कि मेरे साथ जो हुआ वह अंत नहीं था, वह एक पुल था, मेरे और उन सबके बीच, जिन्हें कभी आवाज नहीं मिली। कभी कभी रात को मैं उस शादी के दिन के बारे में सोचती हूँ। दर्द अभी भी याद आता है, पर अब वह दर्द मुझे छोटा नहीं करता, वह मुझे सचेत रखता है। मैंने अपने सिर को पूरी तरह स्वीकार कर लिया है। कुछ दिनों विग पहनती हूँ, कुछ दिनों नहीं। अब फर्क नहीं पड़ता। लोग क्या देखते हैं, उससे ज्यादा जरूरी है कि मैं क्या महसूस करती हूँ। अगर कोई मुझसे पूछे कि उस दिन मैंने क्या खोया, तो मैं कहूंगी भ्रम। और जो पाया वह शब्दों में नहीं समा सकता, क्योंकि कभी कभी गंजा होना अपमान नहीं होता। वह उस भार से मुक्ति होती है जिसे हम बरसों से ढोते आ रहे होते हैं। समय जब आगे बढ़ता है तो वह पीछे छोड़ी चीजों को मिटाता नहीं, बस उनके किनारे गोल कर देता है। वे चुभती नहीं, पर मौजूद रहती हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 10,858 शब्दों में अगर मेरी जिंदगी का एक सच पूरा हुआ था, तो उसके बाद के दिन उस सच के साथ जीना सीखने की प्रक्रिया थे। ट्रस्ट को 6 महीने हो चुके थे। हर हफ्ते नई कहानियां आती थीं। किसी की बहू ने घर से निकाल दिया, किसी का बेटा सारी जमा पूंजी लेकर गायब हो गया, किसी ने सालों तक अपमान सहा और अब बोलने की हिम्मत जुटाई। मैं सब सुनती थी, कभी सलाह नहीं देती थी, क्योंकि मैंने सीख लिया था कि हर जख्म को मरहम नहीं, बस स्वीकार चाहिए। एक दिन ट्रस्ट के दफ्तर में एक लड़की आई। मुश्किल से 25 साल की होगी। सिर पर दुपट्टा कसकर बंधा था, आंखें लाल। उसने बैठते ही कहा, आंटी, मुझे डर लग रहा है कि मैं भी आपकी तरह एक दिन। वाक्य पूरा नहीं कर पाई। मैंने उसका हाथ थाम लिया। मेरी तरह होने से मत डरो, मैंने कहा। मेरी तरह चुप रहने से डरो। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उस पल मुझे एहसास हुआ कि मेरी कहानी अब सिर्फ मेरी नहीं रही थी। उसी शाम विकास का फोन आया। उसकी आवाज में घबराहट थी। माँ, क्या हम मिल सकते हैं? हम एक कैफे में मिले। वह देर से आया, शायद जानबूझकर, शायद आदत से। बैठते ही बोला, प्रिया कोर्ट जाने की बात कर रही है। मैंने कॉफी का घूंट लिया। उसे हक है, वह चौंक गया। आप डर नहीं रही? मैंने उसकी ओर देखा। डर उस दिन खत्म हो गया था जब मैंने शीशे में खुद को पहचाना था। कोर्ट केस शुरू हुआ। मीडिया ने फिर से दिलचस्पी ले ली। हेडलाइंस बनी, सवाल पूछे गए। मैंने बयान दिया, बिना रोए, बिना चिल्लाए, सिर्फ तथ्य,
सच में आवाज ऊंची करने की जरूरत नहीं होती। फैसला मेरे पक्ष में आया। प्रिया को कुछ नहीं मिला। कोर्ट से बाहर निकलते हुए उसने मुझे देखा। उसकी आंखों में वही ठंडापन नहीं था, बस खालीपन था। वह कुछ कहना चाहती थी, पर शब्द नहीं मिले। मैंने भी कुछ नहीं कहा। कुछ हारें शब्दों से बड़ी होती हैं। विकास ने उस दिन मेरे पैरों को छूना चाहा। मैंने उसे रोक दिया। बराबरी से खड़े रहो, मैंने कहा। रिश्ते वहीं टिकते हैं। आज मेरी जिंदगी में शोर कम है। सुबह शांत है। कभी कभी मैं बिना विग के बाहर निकल जाती हूँ। लोग देखते हैं, कुछ दया से, कुछ हैरानी से। मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब मुझे पता है मेरी कीमत मेरे बालों, मेरे पैसों या किसी रिश्ते से तय नहीं होती। मेरी कीमत इस बात से तय होती है कि मैंने सच के साथ खड़ा होना चुना। और अगर यह कहानी किसी एक और औरत को भी यह हिम्मत दे दे कि वह चुप न रहे, तो मेरे गंजे होने की वह सुबह व्यर्थ नहीं थी। जिंदगी ने इसके बाद कोई बड़ा तमाशा नहीं रचा। न कोई अचानक मिली जीत, न कोई फिल्मी मोड़। बस धीरे धीरे, लगभग चुपचाप, चीजें अपनी जगह पर बैठने लगीं। और शायद यही सबसे बड़ा बदलाव था। मैंने अपने पुराने घर का एक कमरा खाली कराया। वही कमरा जिसमें कभी विकास के ट्रॉफी, सर्टिफिकेट और बचपन की तस्वीरें टंगी थीं। दीवारों पर अब सफेदी थी, और खिड़की के पास एक लंबी मेज। वही मेरा नया काम करने का कोना बन गया। यहाँ मैं ट्रस्ट की फाइलें देखती, लोगों के पत्र पढ़ती, और कभी-कभी बस यूं ही बैठकर सोचती रहती। एक दोपहर एक पार्सल आया। अंदर एक छोटा सा लकड़ी का फ्रेम था। उसमें मेरी पुरानी तस्वीर, 30 साल पहले की। लंबे बाल, साड़ी, आंखों में डर और उम्मीद दोनों। पीछे किसी ने पेंसिल से लिखा था, यह भी आप थीं। मैं देर तक उस तस्वीर को देखती रही। फिर फ्रेम के पीछे पलटकर लिखा, और यह भी, और उसे दीवार पर टांग दिया। अब मेरे घर में आने वाले लोग बदल गए थे। पहले रिश्तेदार आते थे, सलाह देने या लेने। अब अजनबी औरतें आती थीं, अपने डर, अपने सवाल लेकर। कोई पूछती, अगर बेटा साथ न दे तो? कोई कहती, अगर समाज क्या कहे इससे डर लगता है तो? मैं उन्हें कोई भाषण नहीं देती थी, बस अपनी कहानी सुना देती थी, अधूरी, बिना सजावट के। और अक्सर वही काफी होता था। एक शाम विकास आया। उसके हाथ में मिठाई का डिब्बा था। बोला, पहली तनख्वाह है। मैंने डिब्बा लिया, पर खोला नहीं। अपने लिए कुछ किया? वह मुस्कुराया। हाँ, किताबें खरीदी हैं। उसकी मुस्कान में अब दिखावा नहीं था। मैं पहली बार उसे देख पा रही थी, बिना मां होने के बोझ के, सिर्फ एक और इंसान की तरह। कुछ महीनों बाद मुझे कैंसर सर्वाइवर महिलाओं के एक कार्यक्रम में बोलने के लिए बुलाया गया। मंच पर खड़ी होकर मैंने माइक्रोफोन को छुआ, और हल्की सी हंसी आई। कभी यह जगह मुझे डराती थी, अब नहीं। मैंने कहा, हमारी लड़ाई सिर्फ बीमारी से नहीं होती। हमारी लड़ाई उस नजर से होती है जो हमें कमजोर मान लेती है। तालियां बजीं, पर उस शोर में भी मुझे शांति महसूस हुई। रात को घर लौटकर मैंने विग उतार दिया। सिर पर ठंडी हवा लगी। मैंने आंखें बंद कीं। अब उस ठंड में अपमान नहीं था, उसमें आजादी थी। कभी कभी मैं सोचती हूं, अगर उस दिन मेरे बाल न कटे होते, तो क्या मैं ये सब देख पाती? शायद नहीं। शायद मैं अब भी समझौते को त्याग समझती रहती। अब मैं जानती हूं, त्याग वह होता है जो आप खुशी से दें, और जो छीन लिया जाए, वह चेतावनी होती है। मेरी कहानी कोई मिसाल नहीं, यह बस एक याद दिलाने वाली बात है कि जब कोई आपको छोटा करने की कोशिश करे, तो आईने में खुद को देखिए। अगर वहां आपको एक पूरी इंसान दिखती है, तो बाकी दुनिया की राय सिर्फ शोर है। समय के साथ एक और बदलाव आया। मेरे भीतर का डर पूरी तरह शांत हो गया। वह डर जो हमेशा किसी को नाराज न कर देने का, किसी रिश्ते को तोड़ न देने का था। अब मुझे समझ आ गया था कि जो रिश्ता सच सह नहीं सकता, वह बचाने लायक भी नहीं होता। एक दिन ट्रस्ट के दफ्तर में एक बुजुर्ग महिला आई। उम्र 70 के आसपास, साड़ी साधारण, चाल में संकोच। उन्होंने बैठते ही कहा, बेटी, मैंने 40 साल चुप रहकर काट दिए, अब बोलने की उम्र में आवाज कांपती है। मैंने उनकी आंखों में देखा। वहां पछतावा नहीं था, बस थकान थी। मैंने कहा, आवाज देर से आए, तब भी वह आवाज ही होती है। उन्होंने रोते हुए मेरा हाथ पकड़ लिया। उस पकड़ में धन्यवाद नहीं था, बस राहत थी, जैसे कोई बोझ नीचे रख दिया हो। उस शाम घर लौटकर मैंने अपने बालों पर हाथ फेरा। अब वे उगने लगे थे, छोटे, मुलायम। मैंने तय किया कि विग अब अलमारी में ही रहेगी। अगर दुनिया मुझे देखेगी, तो मुझे वैसे ही देखेगी जैसी मैं हूं। समाज की नजरें बदलने में वक्त लेती हैं, पर खुद की नजर बदलते ही दुनिया का असर कम हो जाता है।
लोग अब भी बातें करते थे। वही है ना जिनकी बहू ने। मैं सुन लेती थी पर रुकती नहीं थी, क्योंकि अब मुझे साबित करने के लिए कुछ नहीं था। विकास ने धीरे धीरे अपनी जिंदगी संभाल ली। हम हर हफ्ते मिलते थे। ज्यादा बातें नहीं होती थीं, पर चुप्पी अब बोझ नहीं थी। वह सीख रहा था, मैं देख सकती थी, और शायद यही मेरे लिए काफी था। एक रात मैंने अपनी डायरी खोली। पहली बार उस शादी वाले दिन के बारे में लिखा। बिना गुस्से के, बिना आंसुओं के, सिर्फ तथ्यों के साथ। लिखते लिखते मुझे एहसास हुआ कि मैंने उस दिन हार नहीं मानी थी। मैंने दिशा बदली थी। डायरी बंद करते वक्त मैंने आखिरी लाइन लिखी, जो मेरे साथ हुआ उसने मुझे छोटा नहीं किया, उसने मुझे साफ कर दिया। आज जब मैं सुबह उठती हूँ तो सबसे पहले खिड़की खोलती हूँ। हवा आती है, बालों से खेलती है। मैं मुस्कुरा देती हूँ, क्योंकि अब मुझे पता है, इज्जत कोई देता नहीं, इज्जत ली जाती है। और कभी कभी अपने ही डर से छीननी पड़ती है। अगर कहीं कोई औरत यह सुन रही है और सोच रही है कि वह अकेली है, तो नहीं, हम बहुत हैं। बस हर किसी की कहानी एक जैसी आवाज में सामने नहीं आती। मेरी कहानी भी एक दिन खामोश हो जाएगी, पर अगर उससे किसी को खड़े होने की वजह मिल जाए, तो वही मेरी असली जीत होगी। और शायद यही वजह थी कि उस दिन के बाद मैंने अपनी कहानी को दर्द की कहानी कहना बंद कर दिया। वह अब मेरी सीमा की कहानी बन चुकी थी, उस रेखा की जिसे मैंने देर से खींचा, पर पूरी ताकत से खींचा। कुछ समय बाद एक स्थानीय अखबार ने मुझसे इंटरव्यू के लिए संपर्क किया। विषय था 50 के बाद नई शुरुआत। पत्रकार ने मुझसे पूछा, अगर आपको एक वाक्य में अपनी जिंदगी का सार बताना हो तो क्या कहेंगी? मैंने बिना सोचे कहा, जब तक हम चुप रहते हैं, लोग हमें कमजोर समझते हैं। जिस दिन हम बोलते हैं, उसी दिन उन्हें असहजता होने लगती है। वह मुस्कुराया। शायद उसे ऐसा जवाब उम्मीद नहीं था। उस इंटरव्यू के बाद कई फोन आए, कुछ अजनबी औरतों के, कुछ पुरानी सहेलियों के, जिनसे सालों से बात नहीं हुई थी। सबकी आवाज में एक ही सवाल छुपा था, क्या सच में बदला जा सकता है? मैं हर किसी से एक ही बात कहती थी, बदला नहीं जाता, बस लौट आया जाता है अपने पास। एक शाम अशोक जी ने मुझसे कहा, आपने कभी सोचा है, अगर उस दिन आपके बाल न काटे जाते तो क्या आप आज यहां होती? मैंने देर तक सोचा, फिर कहा, शायद नहीं। कुछ अपमान हमें तोड़ने नहीं, जगाने आते हैं। हम दोनों चुप हो गए। समुंदर की आवाज हमारे बीच बहती रही। आज जब मैं आईने में खुद को देखती हूँ, तो मुझे कोई अधूरी औरत नहीं दिखती। मुझे एक ऐसी औरत दिखती है जिसने बहुत कुछ खोया और फिर बहुत कुछ चुना, जानबूझकर, अपने लिए। और अगर आप मुझसे पूछें कि उस शादी वाले दिन ने मुझे क्या सिखाया, तो मैं कहूंगी, प्यार अगर डर पर टिका हो तो वह प्यार नहीं होता। और आत्मसम्मान अगर देर से आए, तो भी वह सही समय पर ही आता है। मेरी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वह हर उस औरत में आगे बढ़ती है जो आज पहली बार ना कहने की हिम्मत कर रही है। हर उस माँ में जो समझ रही है कि त्याग और आत्मविसर्जन एक चीज नहीं है। अगर आपने यहां तक सुना है, तो शायद यह कहानी आपकी भी है, किसी न किसी रूप में। और अगर ऐसा है, तो बस इतना याद रखिए, आपको टूटने की इजाजत नहीं चाहिए। आपको उठने की इजाजत खुद देनी होती है। और जब आप उठते हैं, तो दुनिया अपने आप थोड़ी पीछे हट जाती है।